स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कुछ तकनीकी कारणों से अभी जो क्लास लाइव हुई थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। एक नई स्ट्रीम से फिर से हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इस वैज्ञानिक आधुनिक युग में कुछ ऐसी टेक्निकल कमियां बार बार आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि आप सभी लोग बने रहिएगा इस एनसीईआरटी आधार बैच से। यदि मैंने ये कहा है कि आपकी क्लास चलेगी तो मतलब चलेगी, तो वो टाइमिंग जो 5 बजे थी उसको हमने शिफ्ट करके 6 बजे कर दिया है। आप सभी लोगों को 6 बजे अब हमारे साथ में जुड़े रहना है। क्लास 7th की एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे थे चैप्टर बाय चैप्टर, और आप सभी ये देख पा रहे हैं कि आज हम एक नए चैप्टर के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हैं। चैप्टर जो है वो देखकर या सुन करके आपको लगेगा कि ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, लेकिन विश्वास मानकर चलिएगा कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें जो 8वां और 9वां चैप्टर दिया गया है वो यही है, पवन, तूफान और चक्रवात और मृदा। अब आप में से बहुत ढेर सारे लोग कहेंगे कि सर इसको नई वाली एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो परेशान होना नहीं है। चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो, मैं सबको मिला करके आपकी चीजों को कवर करूंगा, क्योंकि आपके एडवांस लेवल की पढ़ाई में, आपके कॉम्पिटिटिव फील्ड में यहां से प्रश्न बनते हैं। तो मेरा प्रयास है कि हर एक चैप्टर जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन हर एक चैप्टर को आप तक मैं पहुंचा दूं, आप तक मैं समझा दूं। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह है। अब क्लास को मैं प्रारंभ करता हूं, ध्यान दीजिएगा। आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर की जरा नाम को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पवन। पवन का मतलब होता है विंड, ठीक है। पवन का मतलब क्या होता है? विंड। तूफान जिसको आप स्टॉर्म कहते हैं, जिसको आप स्टॉर्म कहते हैं। और एक होता है चक्रवात। चक्रवात को हम क्या कहते हैं? इसको हम साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आसान शब्दों में अपनी चीजों को मैं प्रारंभ करना चाहूं और एक लाइन में पूरे के पूरे चैप्टर को ही कंक्लूड करना चाहूं, तो आप ये कह सकते हैं कि जब वायु गतिमान होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पवन। और जब पवन का वेग बहुत अधिक हो जाता है तो उसी को कहते हैं तूफान। और जब तूफान बिगड़ैल हो जाता है, ये इसका भी एक बड़ा भाई है जो कि अत्यधिक बिगड़ा हुआ है, विध्वंसकारी है, जो विध्वंस पैदा कर सकता है, उसको हम कहते हैं साइक्लोन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं चक्रवात, ठीक है। हाँ, चलिए सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। अब मेरी बात को ध्यान समझना। तो आज हम इन तीनों भाइयों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पवन को भी पढ़ेंगे, तूफान को भी पढ़ेंगे, चक्रवात को, और साथ ही साथ सवाल कैसे बनते हैं उन पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं बार बार आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि जरूर से जरूर इस टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। क्लास संबंधी सारी की सारी सूचनाएं और पीडीएफ इसी टेलीग्राम पर दी जाएंगी। तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे या ना पहुंचे, कहीं पर वीडियो दिखाई दे चाहे नहीं दे, लेकिन यहां पर याद रखना आपको वीडियो मिलेगी। तो इस टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसके पश्चात आज मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम चक्रवात के विषय में, यहां पर एक भूमिका दी गई है, उस चक्रवात की भूमिका को पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहीं से चीजें आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएंगी। लिखा गया है कि उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया। उस चक्रवात का वेग आप समझिएगा कितना है? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया और लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन वेग ने पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत सारी की सारी चीजों को प्रभावित किया। यानी कि चक्रवात इतना विध्वंसकारी है कि जान माल, आर्थिक की दृष्टिकोण से, परिवहन के दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण से विध्वंसकारी साबित होता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि आखिरकार बार बार ये चक्रवात जो होता है वो
इस उड़ीसा के तटों से ही क्यों टकराता है और ये चक्रवात क्या होते हैं, ये चक्रवात पैदा कैसे होते हैं, इन सारी चीजों पे हम बारी बारी से बात करेंगे। आज का चैप्टर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इस वजह से आज कमेंट्स को थोड़ा सा कम करिएगा और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे तभी इस चैप्टर को आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है और एक ऐसा ज्योग्राफी का टॉपिक जिसको समझने के लिए एक साइंस का अप्रोच क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम एक एक करके सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसने आपको बताने का प्रयास किया है, देखिए यहां पे लिखा गया आज के चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, चक्रवात होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पर याद रख लीजिएगा, लिखा गया है कि गतिशील वायु क्या कहलाती है। गतिशील वायु जो होती है पवन कहलाती है। मैंने आपको कल ही बताने का प्रयास किया था कि अगर वायु गतिशील अवस्था में है तो उसी को हम विंड कहते हैं, उसी को हम पवन कहते हैं। तो पवन की परिभाषा तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहां पे ये विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों की मदद से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब पवन चलती है ना, तो पवन जब चलती है तो यानी कि जब वायु चलती है तो यह एक दाब यानी कि एक प्रेशर को क्रिएट करती है, एक दाब को क्रिएट करती है। यानी कि वायु के अंदर एक क्षमता होती है कि वायु दाब को उत्पन्न कर सकता है, वायु दाब को उत्पन्न कर सकता है। वायु के अंदर यह क्षमता होती है कि जब ये चलती है तो ये प्रेशर क्रिएट करती है, एक दाब क्रिएट करती है। अगर ये दाब क्रिएट नहीं होता तो निश्चित रूप से आप विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को ध्यान में रखो। जब आप साइकिल चलाते थे, अगर वायु आपके पीठ के पीछे से धक्का मारती है तो आपकी साइकिल अपने आप गतिमान हो जाती थी। आपने अच्छे ढंग से इस चीज का अनुभव किया होगा। पतंग उड़ाते समय आपने देखा होगा, या फिर कोई झंडा लहरा रहा है तो वायु जब चलती है तो एक दाब उत्पन्न करती है, प्रेशर उत्पन्न करनी चाहती है। तो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में यह बताने की कोशिश किया गया है, सेंट्रल थीम को समझिए कि वायु के द्वारा दाब को उत्पन्न किया जा सकता है, प्रेशर को उत्पन्न किया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ये जो दाब होता है, ये दाब किस तरीके से होता है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाने की कोशिश किया गया है। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कागज आप फाड़िए ऐसे, ठीक है, और इस कागज को फाड़ने के पश्चात, ठीक है, एक कागज की पट्टी को फाड़ लीजिए, बहुत आसान सा है ये एक्सपेरिमेंट, और आराम से आप इसको क्या करिए, फूकिए। आपको क्या लगता है कि जब वायु जब इससे होकर के जाएगी तो ये कागज का टुकड़ा ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, बताओ। अगर मैं इस पे फूंक मारूं तो आपको क्या लगता है, ये कागज का टुकड़ा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ध्यान देना, अब मैं फूंक मार रहा हूं, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम वायु से फूंक लगा रहे हैं तो ये कागज का टुकड़ा ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि जब वायु गतिशील होती है तो वायु के गतिशील होने से यहां पर एक दाब क्रिएट होता है, और ये दाब कैसा क्रिएट होता है, ये प्रेशर कैसा क्रिएट होता है? दाब क्रिएट होता है अति निम्न वाला, यानी कि जब वायु गतिमान होगी तो याद रख लेना, जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, नीचे नहीं जाएगा। सोनम जी, यही तो बात है, समझना है। इसी वजह से मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है, एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश किया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश किया है। याद रखना कि पहली चीज तो आपको यह समझना है कि पवन में जब वेग अधिक होता है तो वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर से समझना इस चीज को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब इस कागज पर आप फूंक लगाते हैं तो ये कागज ऊपर क्यों उठ जाता है? ऊपर इस वजह से उठ जाता है क्योंकि वायु जिस सरफेस से होकर के गतिमान होगी वहां का दाब कैसा हो जाएगा, निम्न। वहां का दाब कैसा हो जाएगा, निम्न। और वायु किधर से किधर चलती है? वायु किधर से किधर चलती है? वायु हमेशा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ चलती है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ चलती है। अब यहीं पे कई ढेर सारी घटनाओं को आप जोड़ने का प्रयास करो।
ये जो साइंस है ना बहुत मजेदार होता है, विश्वास मानकर चलिएगा। जब आप साइंस के साथ में ज्योग्राफी को मिक्स करते हो ना, तो पढ़ने का आनंद जो होता है 2 गुना हो जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से ये पता होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आता है कि जब हमारे गांव में जब हवा तेज चलती है, आंधी आती थी, तो वो जो बगल के बाबा जी थे, उनकी जो मड़ई होती थी वो उड़ जाती थी, जो टीन के शेड होते थे वो उड़ जाते थे। उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करो कि जब यहां से या किसी भी सरफेस से वायु होकर के गुजरती है तो यहां का वायुदाब निम्न हो जाता है, और जब ऊपर का वायुदाब निम्न और नीचे का वायुदाब क्या हो जाता है, अधिक, तो अधिक से निम्न की तरफ जो है वायु चलती है, यानी से नीचे से ऊपर की तरफ वायु चलती है। और जब नीचे से ऊपर की तरफ वायु चलती है तो ये अपने आप कहां जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। फिर से समझो, मैंने कहा कि जब वायु गतिशील होगी तो ऊपर बनेगा लो प्रेशर और नीचे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। वायु किधर से किधर चलता है, हाई टू लो चलता है, और इसी वजह से जब हाई टू लो चलेगा तो किसी भी चीज को ये ऊपर उठाएगा, और आपका जो टिन शेड है या मड़ई है जिसको गांव में कहते हैं, वो ऊपर उठ जाता है और तूफान में उड़ करके कहां पे चला जाता है, वो दूसरे स्थान पे चला जाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। और आपको एक चीज और मैं समझा दूं, आप लोगों को नहीं पता होगा, इसी को बर्नौली इफेक्ट के द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है। ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, हेलीकॉप्टर को भी अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो उसकी पत्तियों को ठीक उसी अनुरूप बनाते हैं। पत्तियों को इसलिए आप पत्तियों को कभी फ्लैट नहीं पाएंगे, सीधा नहीं मिलेगा आपको, हल्का सा मुड़ी होती हैं, ठीक है, एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे होती हैं। तो उससे क्या होता है, वायुदाब में अंतर होता है, और वायुदाब में जब अंतर होगा तो अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो होता है वायु जब धकेलती है तो वो हेलीकॉप्टर धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। तो आपने क्या सीखा, आपने पहली चीज ये सीखा अभी तक कि जब वायु गतिशील होती है तो पवन कहलाती है, और वेग अधिक होने पे वायुदाब कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ पवन चलती है। 2 बातें आपने सीख लिया अच्छे तरीके से। अब तीसरी बात समझना, तीसरी बात जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझना। इस पूरे चैप्टर का थीम यही है, इस वजह से इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तापमान कहीं पर अधिक होगा तो वायु क्या होगी, गर्म होगी। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस कक्षा में बताने की कोशिश किया है कि जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के आसपास ये वायु है, ये वायु है, वायु है। जब सूर्य का तापमान बढ़ता है तो ये वायु क्या होती है, गर्म होती है। और वायु जब गर्म होती है तो किधर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो यही तो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, यही तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि तापमान अधिक होने पर वायु क्या हो जाती है, गर्म होकर के ऊपर जाएगी। और जब वायु गर्म होकर के ऊपर जाएगी, और जब वायु गर्म होकर के ऊपर जाएगी तो ये अपना स्थान क्या कर देगी, खाली। और यहां पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कैसा हो जाएगा, वो प्रेशर लो हो जाएगा, यानी कि दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर आपको मैंने ये समझाने की कोशिश किया है, जब कहीं पर भी वायु गर्म होगा, यानी कि कहीं पे तापमान अधिक होगा और वायु गर्म होकर के ऊपर जाएगी, तो वहां का वायुदाब, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये 3 बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तापमान अधिक होने पर वायु ऊपर जाएगा, और वायु ऊपर जाने पर याद रख लीजिएगा, वायु ऊपर जाने पर क्या होगा, वहां का वायुदाब कम हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए कमेंट्स करके अब जल्दी से बताने का प्रयास करिए। यहां तक हमें लगता है आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। यही चीज आपको यहां पे बताने का प्रयास किया गया है कि पवन का वेग बढ़ने से
वायु दाब वास्तव में क्या होता है, वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। यही चीज आपको समझाने का प्रयास किया है कि पवन का वेग अधिक होगा तो वायु दाब कम हो जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु चलेगी। इसी चीज को यहां पर भी यहां पे मेंशन किया गया है, इसी चीज को यहां पर भी मेंशन करने का प्रयास किया गया। देखिए, पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या करता है, गति करता है, जिसको मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश किया। मेरा प्रयास है कि ये कठिन जो चैप्टर है, हार्ड चैप्टर जो आपको लगता है, उसको कितनी सहज और कितना सरल कर दूं। इसी वजह से मेरे द्वारा ये एक्स्ट्रा मेहनत किया जाता है कि आपको मैं बहुत बेहतर ढंग से बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर दूं। एनसीईआरटी पढ़ने में बहादुरी नहीं है, उसको सही तरीके से पढ़ने में बहादुरी है। अगर इसके मर्म को अगर आपने समझ लिया तब तो वो फायदा करेगा, नहीं मर्म समझ पाए तो फायदा नहीं करेगा। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जब डॉक्टर दवा लिखता है तो उसके साथ में आपके लिए कहता है कि भाई ये चीजें नहीं खानी है। अगर वो चीजें आप खा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो फायदा नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से एनसीईआरटी के पढ़ने का पैटर्न भी होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने इतनी बातें तो हमें लगता है समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये वायु चलती क्यों है। दूसरा सवाल, पवन क्या है आपको समझ में आ गया, और पवन चलने से वायुदाब में क्या परिवर्तन होता है ये आपने समझ लिया। और तीसरी बात अब आपको समझाने में चल रहा हूं कि आखिरकार ये पवन या वायु ये चलती क्यों है भाई, ये क्यों चलती है, वायु के चलने के पीछे का लॉजिक क्या है। और ये ऐसा लॉजिक है, आज आपको लगेगा कि ये विज्ञान की कक्षा नहीं है, विज्ञान की क्लास नहीं है, मानो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक आप ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच से चीजों को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। वायु चलती क्यों है, अभी मैं इस पर आऊंगा और इस पर बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले यहां पर इस चीज को समझिएगा, मैंने बहुत मेहनत किया है, इस मेहनत की सार्थकता को समझिए। देखिए, यहां पे मैंने लिखा है कि पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। यानी कि पहली चीज तो ये समझिएगा कि ये वायु या पवन तब उत्पन्न होती हैं जब असमान क्या होती हैं, असमान पृथ्वी पर तापमान उत्पन्न होता है। बिना असमान ताप उत्पन्न हुए असमान दाब उत्पन्न नहीं हो सकता, और जब तक असमान दाब नहीं उत्पन्न होगा तब तक हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चलेंगे। आपने ये पढ़ लिया है कि हवा सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर उत्पन्न होने के लिए तापमान में क्या होनी चाहिए, असमानता होनी चाहिए। बिना तापमान में असमानता के कभी भी प्रेशर में अंतर नहीं हो सकता, और बिना प्रेशर के अंतर के वायु उत्पन्न नहीं हो सकती। मैंने क्या कहा, फिर से समझिए। मैंने कहा अगर तापमान में असमानता नहीं होगी तो वायुदाब में असमानता नहीं होगी, और वायुदाब में असमानता नहीं होगी तो वायु कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अगर कहीं के दाब को जो है आप समान कर दीजिए, एक स्थान का वायुदाब दूसरे स्थान के वायुदाब में अगर अंतर ही नहीं पाया गया तो कभी हवा चल ही नहीं सकती। हवा चलने के लिए वायुदाब में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, और वायुदाब में अंतर होने के लिए तापमान में अंतर होना चाहिए। तो तापमान में कैसे अंतर होता है इसको आपको समझाने में चल रहा हूं कि ये पवन जो होती हैं, ये हवाएं जो होती हैं, ये पवन धाराएं जो होती हैं, वो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी हमारा असमान रूप से गर्म होता है, और जब पृथ्वी असमान रूप से गर्म होता है तो वहां पर वायुदाब भी असमान रूप से जनरेट होता है, और वायुदाब असमान होने पर वायु चलती है। अब इसको हम कैसे समझें, इसको हम दो तरीके से समझ रहे हैं। फुल्ली कंसंट्रेशन चाहिए आज की टॉपिक में, आज की कक्षा में, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहिएगा, तभी आपको मैं समझा पाऊंगा। देखिए, असमानता कहां कहां पर होती है। पहली असमानता मैं आपको बता रहा हूं कि भूमध्य रेखी एवं ध्रुवी क्षेत्रों में असमानता पाई जाती है। जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय और जो ध्रुवीय
क्षेत्र होता है वहां के तापमान में अंतर होता है, और इस तापमान में अंतर की वजह से वायु दाब में अंतर होता है, और वायु दाब में अंतर की वजह से क्या होता है, वायु चलती है। जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आशा करूंगा कि यह चित्र आपको खूब अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये चित्र आपको खूब अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अब ध्यान से मेरी बातों को थोड़ा सा समझिएगा। ये जो ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, और ये जो है दक्षिणी ध्रुव है, हमारे पूरे पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, 7। अब देखो 7 वायुदाब पेटियां कौन सी हैं, यहां पर देखो। यहां पर सबसे ऊपर क्या रहेगा? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। यहां पर भी सबसे ऊपर क्या रहेगा? हाई प्रेशर। यहां पर क्या होगा? 60 डिग्री पर लो प्रेशर। यहां पर क्या होगा? यहां पर भी सेम लो प्रेशर। इसके बाद यहां पर क्या होगा? 23.5 पे मान लीजिए या 30 पर हाई प्रेशर। यहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर। अब यहां पर भी क्या होगा? हाई प्रेशर। ठीक उसी प्रकार से उत्तरी या दक्षिणी में मैं जा रहा हूं। और 0 डिग्री पर क्या होता है? 0 डिग्री पे लो प्रेशर होता है। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पे क्या होता है? हमेशा और हमेशा लो प्रेशर होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं समझिएगा। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर सूर्य का ताप वर्ष भर सीधी रेखाएं पड़ती हैं। हमेशा सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। तापमान अधिक होने से क्या होगा? अभी अभी आपने पढ़ा है कि तापमान अधिक होने से वायु ऊपर चला जाएगा, और जब वायु ऊपर चले जाएगा तो यहां पर दाब क्या हो जाएगा? दाब कम हो जाएगा। तो यानी कि ये लो प्रेशर हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। ऊपर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। तो 7 हाई प्रेशर या लो प्रेशर, या इनको कहा जाता है ज्योग्राफी की भाषा में वायु दाब पेटियां कहा जाता है। अब इन वायु दाब पेटियों में वायु का गमन किधर से किधर होगा? हाई टू लो होगा। यानी कि अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वायु दाब पेटियों से जो वायु का गमन होगा वो किधर से किधर होगा? हाई से लो की तरफ होगा, इधर से इधर की तरफ होगा। ऐसे वायु चलेंगी, ऐसे वायु चलेंगी, इधर से इधर होगा। हाई से क्या होगा? लो की तरफ चलेगा। हाई से क्या होगा? लो की तरफ जो होगा ये वायु क्या होंगी? ये चलेंगी। ठीक है, ये ठीक इसी प्रकार से यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है। अगर यहां पर हाई प्रेशर है तो याद रखना वायु क्या होगी? इधर से इधर चलेंगी। इधर से क्या होगी? इधर चलेंगी। और ठीक इसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो इधर से क्या होंगी? इधर चलेंगी, इधर से इधर चलेंगी। कुल मिलाकर के यहां पर आज की कक्षा में या क्लास 7th की एनसीईआरटी में आपको बस इतना जानना है, आपको बस इतना समझना है कि ये वायुदाब में अंतर होने की वजह से हवाएं जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान में क्या होती है? असमानता होती है। ठीक है, इतनी बातें आपने समझ लिया अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर समझिएगा, जल और थल में असमान ये गर्म होते हैं। अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि स्थल और जल असमान रूप से गर्म होते हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि जब सूर्य का तापमान पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी जल्दी गर्म होती है, और जल जो है या समुद्र जो होता है वो देर में गर्म होता है। तो जो जल्दी गर्म होगा यानी कि जहां का तापमान ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तापमान ज्यादा दाब कम, सिंपल सा लॉजिक है। और ये समझ में आ गया ना, तो देखो वायु दाब कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे दिन के समय में डे यानी कि दिन के समय में, या गर्मियों के मौसम में, दिन के समय में समझ लो। अगर समझ गए ना ये टॉपिक, तो आज ये समझ लेना कि एनसीईआरटी की कोई बहुत बड़ी बात आपने समझ लिया। क्योंकि पूरी ज्योग्राफी, पूरी साइंस लोग समाप्त कर लेते हैं, नहीं है ना, उसको समझ नहीं पाते। और इससे बेहतर और इससे आसान भाषा में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समझा पाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। दिन के समय में या गर्मियों के मौसम में स्थल क्या होगा? गर्म होगा, यानी कि थल गर्म होगा, है ना, मैंने बताया। और जल जो होगा यानी कि समुद्र जो होगा वो उस अनुपात में गर्म नहीं होगा। तो जहां पर ज्यादा गर्मी होगी वहां पर कौन सा प्रेशर होगा? तापमान ज्यादा होगा तो यहां पर लो प्रेशर होगा, यानी कि थल की तरफ क्या होगा? लो प्रेशर होगा, और जल की तरफ क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। यहां पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। क्लियर पॉइंट? यानी कि जल की तरफ, समुद्र की तरफ जो होगा हाई प्रेशर बनेगा, और स्थल की तरफ क्या बनेगा? स्थल की तरफ लो प्रेशर बनेगा।
तो दिन के समय में या गर्मियों के मौसम में जो होगा वो हमेशा और हमेशा वायु किधर से किधर चलेगी, वो हमेशा और हमेशा समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। किधर से किधर चलेगी, समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। और जब समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, समुद्र से पानी को लेकर के कहां पर आएगी, स्थल की ओर। समुद्र से होकर के वायु स्थल की तरफ आ रही है, तो समुद्र से वायु को, समुद्र से उस जल को उठा करके लेके आएगी और मैदानी हिस्सों में या स्थल पर जबरदस्त बारिश करेगी। इसीलिए ऐसी ठंडी वायु को, ठंडी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समुद्र से होकर के आ रही है, तो ऐसी ठंडी वायु को मानसूनी पवन भी कहते हैं और इससे खूब बरसात होती है। आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि आखिरकार गर्मियों में ही बरसात ज्यादा क्यों होती है। गर्मियों में बरसात इसी वजह से ज्यादा होती है क्योंकि समुद्र से हवाएं चल रही हैं स्थल की ओर, हाई प्रेशर से हवाएं चल रही हैं लो प्रेशर की ओर। इसी वजह से समुद्र का जो पानी है, जो वाटर वेपर है, जो जलवाष्प है, उसको ले करके ला करके वो स्थल की तरफ जल की बूंदों के रूप में गिरा रही हैं। उन्हीं को हम कहते हैं वर्षा, इसी को हम कहते हैं कि बरसात हो गई। तो बरसात कैसे होती है ये भी समझ में आ गया, और गर्मियों में ही क्यों ज्यादा बरसात होती है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और गर्मियों में होने वाली बरसात जो होती, याद रखना, ये हवाएं आपको ठंडी ही लगती हैं। अब देखो दूसरी चीज समझो, अभी मैं आ रहा हूं, एनसीईआरटी क्या कह रहा है, अभी मैं आ रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया तो वही सारी चीजें जो है वहां पर लिखी गई हैं। अब दूसरी चीज समझने का प्रयास करो, इसी के विपरीत कहां पर होता है, रात में या ठंडियों में। ठंडियों में क्या होगा, ठंडियों में थल जो होगा यहां पर, यानी कि स्थल जो होगा वहां पर लो प्रेशर बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर लो प्रेशर बनेगा। और जो जल होगा वहां पे क्या बनेगा, वहां पे हाई प्रेशर बनेगा। वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा। तो यहां पे सिंपल सी बात है, सॉरी यहां पर क्या होगा, यहां पर हाई प्रेशर बनेगा। इसका उल्टा, यहां पर हाई प्रेशर बनेगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर लो प्रेशर बनेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु चलेगी और ये वायु कैसी रहेगी, गर्म रहेगी। क्यों गर्म रहेगी, क्योंकि ये स्थल से होकर के जा रही है। तो स्थल से वायु जब जाएगी तो ये गर्म रहेगी। तो इसी वजह से याद रखना, गर्म में यानी कि वायु जब गर्म रहेगी तो उसमें वाटर वेपर नहीं होता है, और वाटर वेपर के अभाव में बरसात ठंडियों में अधिक नहीं होती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आइए इसी चीज को हम समझते हैं एनसीईआरटी की भाषा में। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है आप देख लीजिए। एनसीईआरटी ने लिखा है, अब समझिएगा, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। असमान रूप से पृथ्वी जो है गर्म होता है, इसी वजह से ये वायु उत्पन्न होता है। कैसे, पहला लिखा है भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि यहां का तापमान यहां के तापमान में, यहां के तापमान में सब में क्या है, अंतर है, अंतर है। यहां पर इसी वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बेल्ट बनता है और वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, गमन करती है। यह चीज आपको समझ में आ गया। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। थल और जल का भी असमान रूप से गर्म होना एक प्रमुख कारण होता है कि जल थल की अपेक्षा जल्दी गर्म नहीं होता है। इसी वजह से वायु जो होती है दिन के समय में समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, जबकि रात में जो होता है वो क्या होती है, रात के मौसम में जो होता है स्थल से वायु की तरफ, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो ये सारी की सारी बातें हमें लगता है अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहां पर एक बात समझने का प्रयास करिएगा। मानसून शब्द जो होता है ये एक प्रकार का अरबी शब्द है, इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कभी कभी पूछ देता है ना कि इस शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, तो याद रख लेना इस शब्द की उत्पत्ति जो होती है ये जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, इसको याद रखना। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ऋतु। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ऋतु। इसको आपको याद रखना है। अब यहां पर आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। वही सारी चीजों को मैंने यहां पे समझाने की कोशिश किया है और इसको बेहतरीन तरीके से इस चार्ट में बताने की कोशिश किया गया है ना। इसी को मैप में दिखाने की कोशिश किया गया है। देखिए, थल विशेष रूप से राजस्थान,
में तापन में ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों के मौसम में आप देखिएगा वायु कैसे चलती है। वायु जो है इधर से इधर की तरफ चल रही है, हिंद महासागर से जो होती है ये आती है और हिंद महासागर से जल को लेकर के आती है और इस समय भारत में झमाझम बारिश करती है। तो आपसे पूछा जाता है वो किस प्रकार का मानसून होता है, तो दक्षिण पश्चिम का मानसून होता है, जिसकी वजह से भारत में अधिकांश क्षेत्रों में क्या होती है, बरसात होती है। तो यहां पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम है, यहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान जो होगा जो है ज्यादा हो जाएगा और यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा और यहां पर समुद्र में हाई प्रेशर बन जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब वायु आएगी तो अपने साथ में जल को लेकर के आएगी और यही जल बरसात के रूप में हमको देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे वही चीज लिखा गया है, समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जलचक्र का क्या होता है, एक चरण होता है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिससे क्या होती है, वर्षा होती है। यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर तड़ित झंझावत या झंझा और चक्रवात दोनों में क्या अंतर होता है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तड़ित झंझा का मतलब क्या होता है कि ऐसी तूफान जिसमें बिजली भी चमक रही हो और आवाज भी हो रही हो, इसी को हम इंग्लिश की भाषा में थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो जो थंडर स्टॉर्म होता है वो क्या है और साइक्लोन क्या होता है, ये तो साइक्लोन और थंडर स्टॉर्म में क्या अंतर होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो थंडर स्टॉर्म है ये भारत जैसे गर्म आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होता है। क्यों अक्सर विकसित होता है, क्योंकि यहां पर तापमान बहुत तेजी के साथ में घटता रहता है, बढ़ता रहता है। अरे भाई, दिन के समय में तापमान ज्यादा होगा और इसी वजह से रात के समय में तापमान घट जाता है, तो तापमान में बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। ध्यान से चीजों को समझते चलना। जब तापमान ज्यादा होगा तो मैंने आपको बताया वायु गर्म होगी और वायु गर्म होगी तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएंगी। और जब पवन वायु में पहले ही विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर लेकर जाती है, यानी कि जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो वो अपने साथ में जलवाष्प को भी क्या करेगी, ऊपर लेकर के जाएगी और जहां तापमान कम होने के कारण वे जम जाती हैं। अब जैसे ही वो ऊपर जाएंगी जलवाष्प को लेकर के, तो ऊपर जाते जाते तापमान धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा और तापमान जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो वो धीरे धीरे जमना शुरू होंगी। और जमने का मतलब क्या होता है, जमने का मतलब होता है कि वह नीचे जब गिरेंगी तो वर्षा के बूंदों के रूप में गिरेंगी और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया बिजली कौंधती है जिसे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन नहीं मिला प्रभात कुमार जी, कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये समझिएगा, यह पृथ्वी है। अब पृथ्वी है तो यहां पर सूर्य जब चमकेगा, सूर्य का तपिश जब आएगी, सूर्य जब इस पृथ्वी के सतह को क्या करेगा, गर्म करेगा। जब पृथ्वी के सतह को गर्म करेगा तो यहां पे वायु जो है ये तेजी के साथ में क्या होंगी, ये वायु तेजी के साथ में ऊपर जाएंगी। और जब ये वायु ऊपर की जाएंगी तो केवल वायु नहीं, वायु के साथ में क्या गया है, जलवाष्प, यानी कि वाटर वेपर भी गया है। अब ये जलवाष्प जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा और ठंडा होने के पश्चात तो वो बूंदों के रूप में तब्दील हो जाएगा। किस रूप में तब्दील हो जाएगा, बूंदों के रूप में तब्दील हो जाएगा, पानी की बूंदों के रूप में तब्दील हो जाएगा। और जब पानी की बूंदों के रूप में तब्दील हो जाएगा तो वर्षा के रूप में क्या होगा, वो पृथ्वी की तरफ जो है आगे बढ़ेगा, पृथ्वी की तरफ क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यहां पर अब रुको, ये प्रक्रिया ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो बूंदों के रूप में नीचे आ रहा है और वहीं पर दूसरी तरफ समझो, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ पृथ्वी फिर से गर्म हो रही है। पृथ्वी क्या हो रही, फिर से गर्म हो रही है, पृथ्वी फिर से गर्म हो रही है और ये वायु फिर से ऊपर उठ रहा है, वायु फिर से ऊपर उठ रहा है। अब ये वायु कैसी है, ये वायु है गर्म और ये जल की बूंदें क्या है, ठंडी। ये आपस में क्या होंगी, टक्कर, आपस में इनका क्या होगा, टक्कर। और जब टक्कर होगा तो एक क्या उत्पन्न होगी, एक उत्पन्न होगी क्या, चमक। इसी को हम क्या कहते हैं,
इसी को हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म। इसी को हम कहते हैं कि बिजली चमक रही है। तो बिजली क्यों चमकती है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर जब ठंडाहट और गर्माहट, जब अलग अलग प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे स्पार्क उत्पन्न होगा, और इसी स्पार्क को हम ज्योग्राफी की भाषा में हम कहते हैं कि बिजली चमक रही है। तो ये थंडर स्टॉर्म क्यों उत्पन्न हुआ, ये बिजली क्यों चमकी, इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ गया। क्योंकि पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी के साथ में ये वायु उठती है और बहुत तेजी के साथ में ये बूंदों के रूप में नीचे आती है, और इधर से जब इन दोनों के बीच में टक्कर होती है तो इसी स्थिति में क्या बनती है, इसी स्थिति में बिजली चमकना कहते हैं। इसी को हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक बार हमको बताने का प्रयास करिए, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो त्वरित झंझावात समझ में आ गया कि जब आवाज भी हो, गर्जना भी हो और बिजली भी आपको दिखाई दे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बेसिकली थंडर स्टॉर्म, या इसी को हम कहते हैं बेसिकली। हाँ, अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, युद्ध होता है ऊपर। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, जिसके अब यहां पर एक चीज और समझो कि एक शब्द है चक्रवात। चक्रवात क्या होता है और चक्रवात से सवाल कैसे बनते हैं इसको समझिएगा। चक्रवात एक अति निम्न दाब वाला एक स्थान होता है। चक्रवात एक अति निम्न दाब वाला स्थान होता है। जैसे इसको समझिएगा, कहीं का क्षेत्र, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, कोई ये पॉइंट समझ लीजिए, जहां पर क्या है, लो प्रेशर है। जहां पर क्या है, लो प्रेशर है। तापमान में वेरिएशन होता रहता है। अब पृथ्वी पर या जल पर ये जो साइक्लोन उत्पन्न होता है, ये साइक्लोन सबसे ज्यादा विध्वंसकारी कब होता है, जब वो समुद्र में उत्पन्न होता है। जब जमीन पर उत्पन्न होता है तो इसी को सामान्य भाषा में हम बवंडर कहते हैं। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा वो गोल 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 घूम रहा है तो कहते हैं बवंडर है, उसको जरूर आपने देखा होगा। तो वो बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन जब वही समुद्र में उत्पन्न होता है तो ये बहुत ही ज्यादा विध्वंसकारी होता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार ये जो साइक्लोन होता है, ये साइक्लोन उत्पन्न क्यों होता है। कहीं भी समुद्र में, स्थल में, या कहीं भी अगर कहीं भी लो प्रेशर हुआ तो लो प्रेशर होने से क्या होता है, लो प्रेशर होने से यह होता है कि जहां कहीं भी आप इसके चारों ओर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु चलने लगेगी। आपने ये समझा है, खूब अच्छे तरीके से पढ़ा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये चलेगा। तो जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगा तो उसको तो चलना चाहिए ऐसे, लेकिन वो ऐसे नहीं चलता है। याद रखना, ऐसे क्यों नहीं चलता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी जो होती है हमारी रोटेट करती है, इसी घूर्णन की वजह से इसका जो पथ होता है वो सीधा ना हो करके हल्का सा सर्कुलर शेप में हो जाता है, ऐसे ऐसे। यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो होता है, एक सर्कुलर वे में वायु चलने लगती हैं, वायु चलने लगती हैं। ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है ये वायु चल रही हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को, इस पूरे पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं साइक्लोन उत्पन्न हो रहा है। हम क्या कहेंगे, ये चक्रवात है। समझ में आ गया होगा चक्रवात क्यों उत्पन्न होता है। तो चक्रवात से सवाल नंबर 1 ये बनता है कि चक्रवात है क्या। तो आप कहेंगे चक्रवात जो होता है ये एक अति निम्न दाब वाला क्या होता है, क्षेत्र होता है। अभी मैं इस पे बात करूंगा। यही चीज यहां पर लिखी गई है, यही चीज यहां पर लिखी गई है क्या। यहां पे पहले मैं पीछे आ जाता हूं, आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा, ठीक है। झंझावात का निर्माण हो सकता है जिसके चारों ओर उच्च वेग में वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती हैं। मौसम की इसी घटना को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग, वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करते हैं। यानी कि अगर वायु का वेग अधिक हो गया और वायु की दिशा और चक्रवात का तापमान जो होता है आर्द्रता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि चक्रवात है क्या, तो ये अति निम्न दाब का एक क्षेत्र होता है।
चक्रवात का जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसे चक्रवात की आई कहते हैं। आई, आई का मतलब क्या होता है? नेत्र। दूसरा पॉइंट समझिएगा, चक्रवात का साइक्लोन का जो मध्य पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसे साइक्लोन का क्या कहते हैं? इसे साइक्लोन की आई कहते हैं। इसे साइक्लोन की क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं। ठीक है, ये नेत्र। और ये नेत्र जो होता है, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती है, यानी कि यहां का मौसम या यहां का पूरा एनवायरमेंट शांत होता है। यहां का एनवायरमेंट शांत होता है। सबसे ज्यादा साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? ये क्षेत्र, यानी कि इसकी परिधि वाली, जहां से वायु क्या करती है? केंद्र की तरफ अग्रसर होती है। ये परिधि वाली जो क्षेत्र होती है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होता है। इसको याद रख लेना। अब इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा ठीक है विजेंद्र जी, यादव जी, मैं फिर से समझाऊंगा, अभी ध्यान समझो। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है ना? किसी चक्रवात का केंद्र यानी कि आई जो होता है वो एक शांत क्षेत्र होता है, वही चीज लिखा गया है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता एक पिंड होता है, जो पृथ्वी के तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। यानी कि ये क्षोभ मंडल में हो सकता है अगर वायु में बात करेंगे, या फिर समुद्र में हो सकता है, या समुद्र की सतह पर हो सकता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है। अब इस चीज को समझने का प्रयास करो, यही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो साइक्लोन का ये जो नेत्र है, नेत्र, ये इसका रेडियस दिया गया है, कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर। ये 10 से 30 किलोमीटर तक का हो सकता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। मैंने कहा यह शांत क्षेत्र होता है, और इसमें पवन का वेग भी शून्य होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर का बादल का क्षेत्र होता है। यानी कि कहने का मतलब है इसके इर्द गिर्द का ये जो क्षेत्र है वो 150 किलोमीटर का हो सकता है। तो कुल मिलाकर के फिर से अगर सारी चीजों को आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आसान शब्दों में फिर से समझाने की कोशिश मैं करूं, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं, फिर से समझ लीजिएगा। जिसको अगर ना समझ में आया हो चक्रवात किसे कहते हैं, तो इसको फिर से समझ लीजिएगा कि जब हमारी पृथ्वी पर या फिर पृथ्वी के ऊपर या समुद्र में कहीं पर भी अगर लो प्रेशर बन रहा है, कहीं पर भी अगर लो प्रेशर बन रहा है, तो इसके आसपास का जहां पर भी हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो होता है, जब वायु गतिमान होती है, वायु जब गतिमान होती है, बहुत तेजी के साथ में जब वायु गतिमान होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं चक्रवात। तो चक्रवात क्या होता है? चक्रवात एक लो प्रेशर का एक घटना है, एक लो प्रेशर का एक बेल्ट होता है। चक्रवात का जो मध्य बिंदु होता है इसी को हम कहते हैं आई, और आई का रेडियस जो होता है यहां पर लिखा गया है, आई का रेडियस 10 से लेकर के आई का जो रेडियस होता है यहां पर लिखा गया है कि नेत्र का व्यास कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर। तो 10 से 30 किलोमीटर इसका व्यास होता है, जबकि ये पूरी की पूरा ये जो घटना पूरी जो साइक्लोन बन रहा है उसका पूरा का पूरा रेडियस जो है यहां पर दिया गया है 150 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर दिया गया है चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिंब, और भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थापित है, और ये एक चित्र के माध्यम से यहां पर बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे चक्रवात निर्मित होता है। अब यहां पर एक चीज और समझने का प्रयास करिए। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। जैसे अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहा जाता है, यह सवाल पूछा जाता है, और फिलीपींस और जापान में टाइफून कहा जाता है, टाइफून। ठीक है, तो अगर जैसे भारत की अगर बात करें, जैसे भारत की स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर हिंद महासागर के आसपास क्षेत्रों में इसको हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, चक्रवात। ठीक है, हरिकेन कहां कहेंगे? हरिकेन जो होता है ये अमेरिकी महाद्वीप में, अमेरिकी कंटिनेंट में इसको कहेंगे। और वहीं पर टाइफून कहां पे कहा जाता है? फिलीपींस और जापान में। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं टाइफून। तो यहां पर जो आपके याद करने लायक पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका महाद्वीप में इसको हरिकेन, जापान और फिलीपींस में इसको टाइफून, और भारत में इसको हम क्या कहते हैं? भारत में इसको हम चक्रवात के नाम से संबोधित करते हैं। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट
चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि चक्रवात भारत में सर्वाधिक कहां पे देखने को मिलते हैं, तो चक्रवात भारत में सर्वाधिक जो होते हैं वो पश्चिमी तट पर देखने को मिलते हैं। पश्चिमी तट पर ही क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि हिंद महासागर और स्थल का हिस्सा जो होता है वहां पर एक प्रेशर में असमानता जनरेट होती है, और यही प्रेशर में जो असमानता जनरेट होती है ये चक्रवात का एक प्रमुख कारण बनता है। क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर का बनना ही पवन का चलना या फिर थंडर स्टॉर्म का उत्पन्न होना या फिर साइक्लोन का बनना, इन सारे चीजों के पीछे की कहानी का एक ही मर्म है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बनना। अब यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि यहां पर हमने पढ़ा है कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब तंत्र होते हैं। मैंने बताया निम्न दाब के केंद्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए पवन के वेग का माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने के लिए वाले उपकरण को हम वायुमापी कहते हैं। कहने का मतलब यह है, कहने का आशय यह है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि चक्रवात जब उत्पन्न होगा तो अगर आप वायु को माप सकते हैं, अगर वायु को आप मेजर कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवात किस तरीके से जनरेट होता है। अगर हमने ये समझ लिया कि वायु तेजी के साथ, अगर वायु को आपने पकड़ लिया, प्रेशर को अगर आपने पकड़ लिया, तो आप बहुत आसानी के साथ में ये बता सकते हैं कि चक्रवात कब उत्पन्न होगा और कैसे उत्पन्न होगा। अभी इसी चीज को मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, साइंस ने विकसित कर लिया है इनसेट 3D। इनसेट 3D एक उपग्रह है जो टेम्परेचर और प्रेशर को, टेम्परेचर यानी कि तापमान को और दाब को जो है बताने का प्रयास करता है। अगर तापमान को और दाब को अगर हम लोग किसी भी स्थिति में समझ गए तो हम ये बता सकते हैं कि चक्रवात कब उत्पन्न होगा। इसी का एडवांस वर्जन हमने इनसेट 3D-R भी उपग्रह प्रक्षेपित कर लिया है। यह स्पीड ऑफ एयर बता देता है, यानी कि वायु किस स्पीड से आ रही है यह भी बता देता है। और एक भारत यानी कि इंडिया और फ्रांस का एक संयुक्त उपक्रम है जिसको मेघा कहते हैं, मेघा, भारत और फ्रांस का। और ये जो होता है वो एकदम एग्जैक्ट स्थिति क्लियर कर देता है कि ये चक्रवात कितने देर में और कहां पर पहुंचेगा। आप सभी लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर में या समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि ये पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया जाता है कि उड़ीसा के तट से अगले 36 घंटों में फला जो है ये चक्रवात टकराएगा। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, वह इन तीनों चीजों से हम पॉसिबल कर लेते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये आज के चीजें हैं और प्रमुख शब्द हैं, कौन कौन से हैं। पवन वेगवापी है, चक्रवात है, हरिकेन है, झंझावात है, मानसूनी पवन, दाब, तड़ित, झंझा, टार्नेडो, तूफान, ये सारे शब्दों को मैंने आज की क्लास में आपको समझाया। सारांश क्या है, सारांश देख लेते हैं। हमारे आसपास की वायु दाब डालती है, सिंपल सी बात है। वायु जो है दाब डालती है, इसी को हम वायु दाब कहते हैं। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पे क्या होती है, संकुचित होती है। जब गर्म होगा तो फैलेगी तो ऊपर जाएगी। गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षा की ठंडी वायु प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। ठीक है, याद रखना, मैंने बताया गर्म वायु क्या होगी, ऊपर जाएगी, और ठंडी चीज क्या होगी, नीचे आएगी। ठीक है, जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र से उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान को प्रवाहित हो जाती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। यही बस समझ लीजिए, जिसको ये लग रहा है कि ये टॉपिक कम समझ में आया है, जितनी भी चीजों को मैंने बताया उसका सारांश यहां पर लिखा गया है। अब यहां पर बताओ एक भी लाइन ऐसा है जो आपको ना समझ में आया हो। जलवाष्प वाली पवन वर्षा लाती है, मैंने बताया है जो समुद्र से होकर के पवन जाएगी वो क्या करेगी, बरसात लाएगी। उच्च वेग की पवन और वायुदाब में अंतर को चक्रवात बन सकते हैं। उपग्रह तथा राडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, और यहां पर दिया गया है कि किस तरीके से बादल बनते हैं या वर्षा होती है या तूफान या चक्रवात बनते हैं, तो दिया गया है। इसके लिए दो क्षेत्रों में
तापमान का अंतर होना चाहिए। तापमान का अंतर होगा तो वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होंगी, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा क्योंकि दाब में अंतर हो जाएगा। गर्म वायु ऊपर उठेगी जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनेगा और ठंडी वायु निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाएगी। गर्म वायु ऊपर उठ करके ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर के बादल बनाता है। बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले और हिमपात के रूप में गिरती हैं। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उड़ती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती हैं, जिससे त्वरित झंझावात का निर्माण होता है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो आपको मैंने यहां पर समझाने की कोशिश किया है, इस स्लाइड में आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है वही सारी चीजें। ये जो स्लाइड है अगर आपने ये समझ लिया तो पूरे सेंट्रल थीम आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि ये चैप्टर या ये टॉपिक जो है थोड़ा सा जटिल है, ये कठिन है, लेकिन विश्वास मानकर चलिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अब कल का टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको हम मृदा कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।